हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आचार्य कुलम में दोबारा से आपका स्वागत। कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। चलिए तो आज मैं एक नए चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर का एक सिंगल पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हमने पढ़ा था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कॉल पर मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया फिर दोबारा, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज the first topic, that is nervous system और endocrine system का control and coordination। ये दोनों ही सिस्टम NCERT चैप्टर में आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रेगुलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल, कमांड, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम टुगेदर एक साथ कलेक्टिवली कहलाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्रेटिव सिस्टम आपको याद रखना है, आपको पॉइंट में डालना है, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कलेक्टिव स्टडी। यहाँ नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स सेंड करता है। ये नर्व इम्पल्स, नर्वस सिस्टम से आने वाला ये नर्व इम्पल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है एज पर नीड, एज पर द टाइप ऑफ इम्पल्स। जैसे मैंने ब्रेन से एक सिग्नल भेजा अपने टंग को, ब्रेन से मैंने एक सिग्नल भेजा अपने आर्म को, तो ये सिग्नल स्पेसिफिक आर्म पर ही आएगा, स्पेसिफिक टंग पर ही आएगा। इसके बारे में हम बात करें थ्रू नर्व साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। साइनेप्स दो न्यूरॉन का कनेक्शन या एक न्यूरॉन और एक मसल का कनेक्शन हो सकता है। यहाँ हम बात करेंगे तो टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा, इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा, फास्ट स्पीड होगा इसका। देन इमीडिएट रेस्पॉन्स होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, और इसके साथ साथ ये एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके काम करेगा। जैसे हम बोल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट वर्किंग। पॉइंट टू पॉइंट वर्किंग इनसाइड ऑफ दैट इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में इंस्टीड ऑफ नर्व इम्पल्स यहाँ आएगा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, यानी केमिकल मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम हॉर्मोन्स और प्राइमरी मैसेंजर्स। ये केमिकल कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाएंगे या बॉडी फ्लूइड में मिक्स हो जाएंगे। ब्लड भी एक तरह का बॉडी फ्लूइड है, लिम्फ एक बॉडी फ्लूइड है, CSF एक बॉडी फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक बॉडी फ्लूइड है। मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बॉडी फ्लूइड के, ब्लड वन ऑफ देम है। अगर मैं बात करूं, ये हॉर्मोन्स ब्लड में मिक्स होने के बाद से डिफ्यूज्ड एक्शन दिखाते हैं। जैसा कि आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिला कि ये पॉइंट टू पॉइंट एक्शन दिखा रहे थे, तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट एक्शन नहीं होगा, यहाँ डिफ्यूज्ड एक्शन होगा। डिफ्यूज्ड एक्शन के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जाएगा हमारे बॉडी पे काम करेगा। कंपैरेटिवली नर्वस सिस्टम के कंपैरेटिवली ये स्लो होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा। जैसे एक हार्मोन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकलता है तो ये अपने इफेक्ट को लंबे समय तक रखता है। ऐसा नहीं नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा। नर्वस सिस्टम बहुत शॉर्ट लिव्ड एक्शन दिखाता है, एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग लिव्ड एक्शन दिखाता है। तो इसका एक्शन वाइड स्प्रेड होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज होता पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये मेरे एक आर्म पे नहीं आ रहा, मेरे दूसरे आर्म पे नहीं आ रहा, ये मेरे पूरे बॉडी में डिफ्यूज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी के पूरी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में जाएगा और इसे हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड एक्शन। मतलब ये टारगेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इनके रिसेप्टर्स टारगेट ऑर्गन पर ही होंगे। जहां रिसेप्टर होंगे वहां काम होगा, जहां रिसेप्टर नहीं होंगे वहां उन हॉर्मोन्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम अगले सेक्शन में जाते हैं जहां हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, नर्वस सिस्टम कैसे क्रमिक विकास शो किया है, देखिए बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, यहाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो फाइलम पोरीफेरा, नो न्यूरॉन, नो नर्वस सिस्टम। फिर अगर बात करेंगे हम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा में हाइड्रा का एग्जांपल अगर हम लें, पूरे सिलेंट्रेट्स में अगर बात करें तो इनमें पहली बार न्यूरॉन आया और वो न्यूरॉन अपोलर न्यूरॉन्स थे। अपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं जस्ट थोड़ी देर में हम सीखने वाले हैं। और ये यहाँ पे नर्व नेट, नर्व प्लेक्सस बना रहे थे। नर्व नेट, नर्व प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, एक जाली नुमा नर्वस सिस्टम, जो कि अभी आपको डायग्राम में दिखेगा। अगर मैं बात करूं प्लैटी हेलमिंथिस,
तो प्लैटी हेलमिंथिस में दो नर्व कॉर्ड डेवलप किए। एक बात याद रखिएगा बच्चों, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट के कंपैरिजन में हम वर्टिब्रेट हैं और वर्टिब्रेट्स में ऑलवेज एंड ऑलवेज नर्वस सिस्टम डॉर्सल, इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम वेंट्रल। डॉर्सल वेंट्रल अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा कि ये हो गया हमारे बॉडी का वेंट्रल साइड, कंटिन्यूस वेंट्रल नहीं है। वेंट्रल पार्ट वो पार्ट होता है बॉडी का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, अनएक्सपोज्ड होता है। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपके दूसरे सेक्शन में दे दूंगा, डॉर्सल वेंट्रल पहचानना। ये वेंट्रल साइड अभी मानकर चलिए, ये डॉर्सल साइड मानकर चलिए। तो इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स डॉर्सल साइड में नर्वस सिस्टम होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा, डॉर्सल हॉलो सिंगल। इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट वेंट्रल होगा, डबल होगा, इसके साथ साथ सॉलिड होगा। क्या क्या हमने पढ़ा, वेंट्रल, डबल, सॉलिड। यहां बात किया हमने डॉर्सल हॉलो सिंगल, सिंगल सॉलिड। क्या होता है कंपैरिजन, एक एक करके हम फिलहाल अभी स्क्रीन पे देखेंगे बच्चों। देखिएगा, इन केस ऑफ प्लैटी हेलमिंथिस नर्वस सिस्टम कैसा होगा भैया, दो रहेंगे, दो नर्व कॉर्ड रहेंगे। आपके पास स्पाइनल कॉर्ड दो है नहीं, एक है, तो क्या हो गया, ये हो गया डबल, हमारे में क्या है सिंगल। प्लैटी हेलमिंथिस उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, प्लानेरिया में टू नर्व कॉर्ड कन्वर्स टू फॉर्म रूडिमेंट्री ब्रेन। कन्वर्स मतलब कि ये सामने की तरफ जाकर अपने हेड एरिया में जाके ये कन्वर्स करेंगे, मिलेंगे और एक रूडिमेंट्री ब्रेन बनाएंगे, एक सिंपल ब्रेन बनाएंगे, जो कि आप डायग्राम में अभी फिलहाल देखोगे। एनिलिडा में अगर बात करें, अर्थवॉर्म वाले ग्रुप में अगर बात करें, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो नर्व कॉर्ड के फ्यूजन से एक सिंगल बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया। पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया, इसी डायग्राम आप देख लेना। गैंग्लिया कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं पीएनएस के, हाँ आप देख सकते हो, इनको बोल देंगे गैंग्लिया। तो पेयर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया ऐसे ही आपको मिलेगा अर्थवॉर्म में, या फिर आगे बात करेंगे कॉकरोच में, अर्थ्रोपोडा में। अर्थ्रोपोडा के बारे में भी हम फिलहाल तुरंत बात करने वाले हैं। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा में हमने क्या देखा, अर्थ्रोपोडा में एडवांस नर्वस सिस्टम होगा एज कंपेयर टू दीज। इनके कंपैरिजन में अर्थ्रोपोडा में एडवांस होगा, हमारे से एडवांस नहीं होगा, मैमल से एडवांस नहीं होगा, वर्टिब्रेट से एडवांस नहीं होगा, इसके पहले वाले जो नर्वस सिस्टम से उनसे एडवांस होगा। इनमें अगर बात करें तो सीरीज ऑफ वेंट्रल गैंग्लिया मिलेंगे, सीरीज में सीधी रेखा में अगर बात करेंगे तो वन बाय वन गैंग्लिया 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 मिलेंगे। देन हेड में इनके तीन पेयर ऑफ गैंग्लिया होंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ये ब्रेन बनाएंगे, गैंग्लिया के फ्यूजन से वहां ब्रेन बनेगा। क्योंकि एग्जैक्टली सीएनएस एंड पीएनएस का डिवीजन हायर मैमल्स या हायर अगर बात करेंगे फाइलम में ही दिखेगा अच्छे से आपको। इसके लिए एक सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे आप देखें पोरीफेरा में अगर बात करेंगे नो नर्वस सिस्टम, अगर बात करें सिलेंट्रेट हाइड्रा में बात करेंगे तो आपको नर्व नेट ब्लू कलर के न्यूरॉन्स दिख रहे होंगे और वो जिग जैग अरेंज्ड है, मतलब नर्व नेट बना रहे हैं। अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आगे आपको मिलेगा फाइलम, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा आता है। तो इसमें अगर बात करेंगे सी स्टार का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, तो इसमें आपको ये एडवांस होते हुए भी पुअर नर्वस सिस्टम शो करते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लैटी हेलमिंथिस में, प्लानेरिया में, प्लैटी हेलमिंथिस प्लानेरिया का एग्जांपल अगर हम लें तो ये फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। इनमें आपको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम दिख रहा होगा, टू नर्व कॉर्ड्स ब्लू कलर का आप देख सकते हो बच्चों, टू नर्व कॉर्ड्स दिख रहा होगा प्लानेरिया फ्लैटवर्म। सामने की तरफ जाके ये ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इन केस ऑफ लीच ये एनिलिडा हो गए, एनिलिडा में भी आपको सेगमेंटल गैंग्लिया मिलेंगे जो कि अटैच हो चुके हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज होने के कारण एक सिंगल नर्व कॉर्ड दिखेगा आपको। इन केस ऑफ अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा में आप देखोगे वैसे ही नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडवांस है, ब्रेन दिख रहा होगा आपको, वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रहा होगा। फिर बात करेंगे सीटॉन जो कि एक मोलस्का है, फिर बात करेंगे स्क्विड जो कि एक मोलस्का है। इनमें भी आप देखोगे नर्व न्यूरॉन्स के नेटवर्क दिख रहे हैं आपको, न्यूरॉन्स के बंच दिख रहे हैं जो कि वहाँ पे नर्व कॉर्ड बना रहे हैं, गैंग्लियाज बना रहे हैं। एंड द एडवांस वन कॉर्डेट, सैलामेंडर का एग्जांपल दिख रहा है आपको। सैलामेंडर एम्फीबिया के मेंबर होते हैं और इनमें आपको डॉर्सल नर्वस सिस्टम दिखेगा, ध्यान से देखना बेटा, डॉर्सल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन डॉर्सल साइड में मिलेगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जरा देखें। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम तीन तरीके से काम करेगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम तीन काम करेंगे। नर्वस सिस्टम
3 फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग, नर्वस सिस्टम पहले सिग्नल्स को रिसीव करेगा, फिर उन्हें प्रोसेस करेगा, फिर उनके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। रिसीविंग का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम ने सिग्नल को रिसीव किया, सिग्नल रिसीव किया जिसमें क्या रिसीव किया भैया, जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई। मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, स्टमक एक इंटरनल स्टिमुलाई, बाहर से लाइट आना, बाहर से साउंड रिसीव करना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हो गए। मेरा बॉडी उसे रिसीव किया अलग 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 रिसेप्टर्स के थ्रू, ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचेगा, ब्रेन इसे प्रोसेस करेगा और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग कमांड देगा, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्डिंग। ब्रेन ने उसके लिए रेस्पॉन्ड किया, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि आपके स्क्रीन पर रिटन है बेटा, उसे नोट कर लीजिएगा, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इन्हीं फंक्शंस को अगर हम सिंगल न्यूरॉन के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को, जिसे हम नाम दे सकते हैं सेंसिटिविटी, फिर न्यूरॉन्स उस इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, ट्रांसमिट स्टिमुलाई ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ब्रेन उनके लिए फिर एक्साइटेबिलिटी शो करेगा, मतलब कि उनके लिए फिर फर्दर कमांड भेजेगा, उस कमांड को हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ रेस्पॉन्स, एक्साइटेबिलिटी प्रिपरेशन ऑफ रेस्पॉन्स। फिर यहाँ बात करेंगे बच्चों हम लोग कि हमने नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के फंक्शन को एक साथ समझा। अब हम बात करेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है, कैसे नर्वस सिस्टम अलग अलग पार्ट्स में हम देख सकते हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, CNS एंड PNS। CNS क्या भैया? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एनाटॉमी के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, यहाँ फंक्शंस मेनली कंसिडर नहीं किए गए हैं। एनाटॉमी के बेसिस पर इनके डिवीजन को हम आगे देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एनाटॉमी के बेसिस पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन हमारा मेन सेंसरी ऑर्गन है, हमारा मेन नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है। ब्रेन के एक्सटेंशन को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एक्सटेंड किया है हमारे डॉर्सल साइड में, जिसे हम बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा, मान लीजिए हमारा ब्रेन, ब्रेन नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, जिसे हमने बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पार्ट को अब हम फिलहाल के लिए रोक के रखते हैं। हम बात करते हैं PNS के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया PNS को। PNS में 2 एरियाज होंगे, एफरेंट एंड सेंसरी फाइबर, जिन्हें हम पहला एरिया बोलेंगे, और दूसरा एरिया होगा जिसे हम बोलेंगे एफरेंट और मोटर फाइबर। एफरेंट और मोटर फाइबर एंड एफरेंट और सेंसरी फाइबर में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम बात करें एफरेंट और सेंसरी फाइबर, ये ऑर्गन से CNS की तरफ इम्पल्स को लेके जाएंगे, एफरेंट फाइबर CNS से ऑर्गन तक इम्पल्स को लेके जाएंगे। CNS क्या भैया? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। PNS क्या भैया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, तो यहाँ नर्व मेनली हम काउंट करेंगे। फिर हम फर्दर एफरेंट नर्वस सिस्टम को, एफरेंट मोटर फाइबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ANS एंड SNS। ANS को हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करता है। अपने आप काम करने का मतलब हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है। जब तक सिस्टम हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और एक पार्ट आएगा वॉलेंट्री कंट्रोल, जिसे हम बोलेंगे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे विल पावर के कंट्रोल में होगा, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आर्म के मूवमेंट शो कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में हैं। लेकिन फूड का मूवमेंट मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है? नहीं। क्या ब्लड का मूवमेंट मेरे बॉडी में मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है? नहीं। क्या हार्ट बीट्स मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है? नहीं। तो ये ANS के कंट्रोल में है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे PSNS एंड SNS। बच्चों ध्यान देना, SNS 2 बार आ रहा है। एक SNS का मतलब हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक SNS अभी आएगा जिसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करेगा, और PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो कि नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करेगा।
जैसे कि अभी मेरी बॉडी में PSNS काम कर रहा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन अचानक से मान लीजिए, ऐसा सपोज कीजिए कि एक डॉग मुझे चेज करे, एक कुत्ता मुझे दौड़ाए, तो क्या होगा? मैं डर जाऊंगा कि हाँ, ये कुत्ता मुझे काट सकता है, ये डॉग मुझे बाइट कर सकता है। तो मैं इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड इन नर्वस सिस्टम बोथ। दोनों के फंक्शंस को हम हार्मोन के साथ और डिफरेंट यूजेस के साथ देखेंगे। फिलहाल बेटा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दो तरह के होंगे। नर्वस टिश्यू को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को नरिशमेंट देते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट न्यूरॉन्स का नंबर और न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर 1:5 होता है अप्रॉक्सीमेट। जब हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो ये रेशियो 1:50 और 60 तक पहुंच जाता है। मतलब कि मैक्सिमम जो सेल डिवीजन होता है वो न्यूरोग्लियल सेल्स में होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स में होता है, ग्लायल सेल्स में होता है, ना कि न्यूरॉन्स में होता है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, या फिर उनमें डिवीजन होता भी है तो पुअर डिवीजन कैपेसिटी होती है। जनरली न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोग्लियल सेल्स में तो ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स में दो एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, एक तो साइटोन जो उनका मेन सेल बॉडी होगा, और उसके साथ साथ नर्व प्रोजेक्शंस, नर्व प्रोसेसेस जिसे हम न्यूराइड्स बोलेंगे। इन न्यूराइड्स और नर्व प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। फिलहाल हम थोड़ा सा साइटोन के बारे में बात करेंगे। साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड, साइटोन को हम और भी कई नामों से जानते हैं, सेल बॉडी और सोमा और पेरिकार्योन। सेल बॉडी, सोमा और पेरिकार्योन, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। साइटोन सेल का मेन पार्ट, सेल बॉडी वर्ड में ही आंसर है, सेल का मेन बॉडी। सोमा, सोमा वर्ड का ही मीनिंग होता है बॉडी। एंड द पेरिकार्योन, पेरी मीन्स पेरिफेरल, कार्योन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास जो साइटोप्लाज्म का एरिया रहेगा, जो कंटेंट रहेगा, उसे हम बोल देंगे साइटोन और सोमा। अब हम अगर बात करें नर्व प्रोजेक्शंस के बारे में, तो नर्व प्रोजेक्शंस, नर्व प्रोसेसेस दो तरह के होंगे, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। दो तरह के होंगे, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। डेंड्रॉन नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, एक्सॉन नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। बच्चों आगे बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स, जिन्हें हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सपोर्ट करते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे अगर फिलहाल हम बात करें एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। फिर दूसरा सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। स्वान सेल्स एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। एंड द माइक्रोग्लियल सेल्स मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। तो फिलहाल हमने स्क्रीन पर देखा कि 5 तरह के सेल्स आपको दिख रहे हैं। 5 टाइप्स ऑफ दीज सेल्स are known as neuroglial cells and they support the main neuron in their functions. ये नरिशमेंट देते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। अब चलते हैं हम वन बाय वन एक एक न्यूरोग्लियल सेल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोसाइट। अभी ध्यान से पढ़ना बच्चों। एस्ट्रोसाइट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को डैमेज से बचाते हैं, न्यूरॉन्स को ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंसेस से दूर रखते हैं, और हम एस्ट्रोसाइट उसके स्टार सेप्ड होने के कारण बोलते हैं। एस्ट्रोसाइट स्टार सेप्ड होते हैं। फॉर्म्स BBB। व्हाट इज BBB? ब्लड ब्रेन बैरियर। जब BBB आ रहा है तो BTB भी आपको सर्च करना बेटा, ये आपका होमवर्क रहा। सर्च फॉर BTB। व्हाट इज BTB? ये भी बॉडी में मिलता है हमारे, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, वैसा ही सेम। देन एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। देन रिपेयर करते हैं नर्वस सिस्टम को। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ब्रेन एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। जब ब्रेन एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है तो ब्रेन को ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड में आने वाले टॉक्सिन से डैमेज हो सकता है। जैसा कि अगर हम माने कि हमारी किडनी 2 दिन तक खराब रही, 2 दिन तक
उसके पास टॉक्सिक सब्सटेंस गए, किडनी डैमेज तुरंत नहीं होगी, या किडनी डैमेज भी होती है तो तुरंत आपका डेथ नहीं होगा। और भी सपोर्टिव सिस्टम्स हैं, हाँ आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। लीवर डैमेज होता है, तुरंत आपकी डेथ नहीं होगी। स्टमक डैमेज होता है, तुरंत आपकी डेथ नहीं होगी। इंटेस्टाइन डैमेज होता है, तुरंत आपकी डेथ नहीं होगी। आई डैमेज होता है, तुरंत आपकी डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रेन डैमेज होता है तो ऑल ऑफ सडन मल्टीपल फंक्शंस बंद हो जाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है। ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को टॉक्सिन से बचाने के लिए ब्लड वेसल्स के ऊपर एस्ट्रोसाइट्स बैठी रहती हैं। ब्रेन की ब्लड वेसल्स के ऊपर एस्ट्रोसाइट्स बैठी रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रही एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट यहाँ ब्लड वेसल्स को कवर कर रही हैं, ये रही ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ रैप कर रही हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। एक और डायग्राम से देख सकते हो, ये रही सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो ब्रेन के ऊपर से जा रही हैं। अगर इन ब्लड वेसल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो इन ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये एस्ट्रोसाइट्स टाइट जंक्शन के साथ पैक हो जाती हैं और ब्लड के किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्टली ब्रेन सेल तक नहीं पहुंचने देती हैं। जब तक ये मेन ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे, ब्रेन को डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे, जब तक ब्लड के कंपोनेंट्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे, ब्रेन को डैमेज नहीं होगा। ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंसेस एस्ट्रोसाइट द्वारा एस्ट्रोसाइट्स ट्रैप कर लेता है। जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इनको ही ट्रांसमिट होने देता है, इनको ही अपने थ्रू पास होने देता है। मतलब कि हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसी का क्रॉस सेक्शन आप यहाँ देख सकते हो। ओके, तो ये नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज का क्या काम होता है, नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज कैसे काम करती हैं। और अगर हम बात करें ब्रेन में ये काम कैसे करती हैं, तो ये रही एस्ट्रोसाइट्स जो कि चारों तरफ से टाइट जंक्शन के थ्रू पैक कर ले रही हैं ब्लड वेसल्स को और किसी भी ब्लड के कंपोनेंट को बाहर नहीं आने देंगी, जिसे हम बोलते हैं हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल बना देती हैं। अब हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यहाँ वर्ड आ रहा है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, एक ऐसा सेल जिससे मल्टीपल प्रोजेक्शंस निकलते हैं और ये माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है इन सीएनएस। वर्ड याद रखिएगा, इन सीएनएस ओनली। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में माइलिन शीथ बनाती हैं। अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो रहेगा उसमें आपको माइलिन शीथ फॉर्मेशन मिल सकता है, आपको वहाँ माइलिन शीथ फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में भी आपको माइलिन शीथ फॉर्मेशन दिखेगा। माइलिन शीथ फॉर्मेशन इन सीएनएस ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होती हैं। अगर आप डायग्राम्स देखो तो ये ब्लू कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं ये हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट और ये मल्टीपल एक्सॉन्स पे एक साथ माइलिन शीथ बना रहे हैं। मतलब कि ये रहा सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट और ये मल्टीपल एक्सॉन्स के ऊपर क्या करेगा, अपने प्रोजेक्शंस देगा और माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हो दूसरा डायग्राम, ये रहा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट अपने प्रोजेक्शन से रैप कर रहा है, लपेट रहा है किसको, एक्सॉन्स को। कितने, एक या मल्टीपल, मल्टीपल, इसे को हम बोल देते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। यहाँ एक और डायग्राम के साथ आप देख सकते हो, यहाँ देख रहे हो एक न्यूरॉन के ऊपर आपको एक्सोनल पार्ट पे कई लैमेलास दिख रहे हैं, कई कवरिंग्स दिख रही हैं। इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ बनाने वाला यहाँ कौन भी है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट। हम अब स्वान सेल के साथ पढ़ेंगे। स्वान सेल भी सिमिलरली वैसे ही माइलिन शीथ बनाता है, लेकिन स्वान सेल माइलिन शीथ सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में बनाता है। पीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है, देखते हैं उसको। ये भी एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। ये रहा एक्सॉन जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है। इस एक्सॉन वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखो बच्चों, तो बाहर की तरफ स्वान सेल उसे कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन में स्वान सेल उसे कंप्लीट कवर किया, फिर ऐसे ऐसे इसके ऊपर रैप करता गया। रैप करने के चक्कर में एक लेयर बन गई जिसे हम बोल रहे हैं माइलिन शीथ, जिसे हम बोल रहे हैं माइलिन शीथ। लेकिन एक छोटा सा साइटोप्लाज्म का पार्ट बाहर अभी भी रुका हुआ है, जिसे हम बोलेंगे न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा इज द साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल। याद रखिएगा, न्यूरिलेमा सिर्फ और सिर्फ स्वान सेल के साइटोप्लाज्म को बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट के साइटोप्लाज्म को हम न्यूरिलेमा नहीं बोलते। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज देख रहे हो, जिसमें सेंटर में आपको एक्सॉन दिख रहा है बच्चों, और बाहर की तरफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्वान सेल मेम्ब्रेन, जहाँ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये जो ब्लैक लेयर्स दिख रहे हैं वही है माइलिन शीथ। ये क्या है, माइलिन शीथ।
यहाँ एक और डायग्राम से आप समझ सकते हो माइलिन शीथ फॉर्मेशन क्या होता है। देन द एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग करते हैं। क्या होते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स? जैसे हमारे हार्ट में चेंबर होता है वैसे हमारे ब्रेन में भी कुछ छोटे छोटे चेंबर्स होते हैं। इन चेंबर्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को फ्लो प्रोवाइड करने के लिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मोशन देने के लिए सीलिएटेड सेल्स लाइनिंग करते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स प्रोवाइड फ्लो टू सीएसएफ। दीज आर आल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो सीलिएटेड सेल्स, सीलिया है, एपेंडाइमल सेल्स देख सकते हैं, और ये नीचे की टिश्यू जो कि इसके ठीक नीचे बीनीथ सेल्स होंगे उनमें एंकर्स रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। यहाँ एक हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देख सकते हो आप, ये एक सीलिएटेड सेल, एपेंडाइमल एपिथेलियम एपेंडाइमल सेल्स आपको क्लियर है। हम बात करेंगे नेक्स्ट इज माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। माइक्रोग्लियल सेल्स का काम क्या होता है? माइक्रोग्लियल सेल्स मैक्रोफेजेस जैसे बिहेव करते हैं। ये अकेले सेल हैं जो कि मीजोडर्मल ऑरिजिन के हैं, ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ओल्ड सेल्स को या बैक्टीरियाज को या पैथोजेंस को ये फैगोसाइटोज करते हैं, ये ब्रेन से उनको हटाते हैं और ये इनका काम हो गया। तो माइक्रोग्लियल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन।